नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम खबरदार में ब्यूरोक्रेट्स के पॉलिटिकल प्रेम का चुनावी विश्लेषण करेंगे, जिसमें कुछ नौकरशाह रिटायर होने के बाद पढ़ते हैं और कुछ पॉलिटिक्स में आने के लिए वक्त से पहले ही नौकरी से रिटायरमेंट ले लेते हैं, जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह, जिन्होंने सोमवार को वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और मंगलवार को बीजेपी ने उन्हें लखनऊ की सरोजनी नगर टिकट थमा दी। इससे पहले बीजेपी ने पूर्व आईपीएस अरुण असीम को भी कन्नौज से टिकट दिया था, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ब्यूरोक्रेट्स के बीच चुनाव लड़ने का यह क्रेज सियासी पार्टियों के कितने काम आता है। आज कांग्रेस नेता ने संसद में सरकार पर डायरेक्ट अटैक किए हैं। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है और कई नसीहतें दी हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर नसीहत है, चीन और पाकिस्तान पर सरकार की नीति को घेरा है। संसद में राहुल गांधी की स्पीच को अगर आपने मिस कर दिया तो खबरदार में आपको इसके हाइलाइट्स हम दिखाएंगे। यूपी में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं के बीच हॉट बयान देने की होड़ बढ़ती जा रही है, जिसमें न तो सत्ताधारी पार्टी के नेता पीछे हैं, न विपक्षी दल के लीडर्स। आज हम खबरदार में यूपी की सियासत का टेम्परेचर बढ़ाने वाले इन बयानों की गर्मी महसूस कराने वाली रिपोर्ट दिखाएंगे। कहते हैं कि राजनीति एक ऐसा शौक है जिसके बाहर रहकर लोग उसकी आलोचना भले करें, लेकिन मन के अंदर राजनीति में आने की तमन्ना ज्यादातर लोगों के मन में शायद दबी रहती है। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2 पुलिस अधिकारियों की यह तमन्ना बीजेपी ने पूरी कर दी। पूर्व आईपीएस असीम अरुण के बाद अब सुपर कॉप राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह ने सोमवार को ही वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था और 24 घंटे के भीतर बीजेपी ने उन्हें हाई प्रोफाइल सीट पर उम्मीदवार बना दिया। पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह या पूर्व आईपीएस असीम अरुण का इस्तीफा देकर बीजेपी में जाना, प्रत्याशी बन जाना कोई अनोखी बात नहीं है। इन अधिकारियों से पहले भी कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद राजनीति में किस्मत आजमाई और विधानसभा से लेकर लोकसभा और राज्यसभा तक पहुंचे। यूपी के पूर्व डीआईजी और आईपीएस अहमद हसन ने रिटायर होने के बाद राजनीति में कदम रखा। वो मुलायम सिंह सरकार में मंत्री रहे, मायावती सरकार में मुख्य सचिव रहे। पीएल पूनिया कांग्रेस से सांसद रहे। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने बीजेपी से मौजूदा समय में गाजियाबाद से वो सांसद हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह भी बीजेपी से सांसद हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे ब्रिजलाल बीजेपी में हैं और वो राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा भी तमाम ऐसे नेता हैं जो पहले नौकरशाह थे और अब सफल राजनेता हैं। अब इस लिस्ट में राजेश्वर सिंह का नाम भी जुड़ गया है। अब राजनीति के मैदान में वो कितने कामयाब रहते हैं ये आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वो अपना आत्मविश्वास दिखा रहे हैं। आपका अपराधियों को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की अब रही है, आपकी पहले से रही है, लेकिन सरकार में जिस तरीके से विधायकी लड़ रहे हैं आप, उसके बाद से अगर देखा जाए तो क्या इसके अनुभव पार्टी में या अपने लोगों के बीच में पार्टी के लोगों को दिलाने में, न्याय दिलाने में कैसे कानून व्यवस्था और बेहतर हो उसमें करेंगे? अपराधी का सिर्फ एक स्थान है जेल। अपराधी जेल के बाहर नहीं होना चाहिए और ये काम पहले भी जेल भेजने का करते रहे और अभी भी करेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सारे माफियाओं को जेल में डाल रखा है। वो माफिया बाहर आने के लिए परेशान है। वो माफिया पार्टियों को समर्थन कर रहा है। उससे समर्थित पार्टियों को बिल्कुल सत्ता में नहीं आने देना है। राजेश्वर सिंह लखनऊ में जब थे तो यहाँ पर सुपर कॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाते थे। अब यहाँ पर दोबारा से करीब 14 साल बाद आप वापसी कर रहे हैं यहाँ पे और सरोजनी नगर से विधायकी लड़ेंगे। वो पुराने कॉन्टैक्ट्स आपके अभी हैं? नहीं, मैं लखनऊ पिछले 5 वर्षों से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी उत्तर प्रदेश का प्रभारी रहा हूँ। यहाँ मैंने बहुत काम किए हैं। सारे बड़े माफियाओं को जेल भेजा है, चाहे खनन माफिया हो, चाहे खाद्यान्न माफिया हो, चाहे आपका नकल माफिया हो, सभी को जेल भेजा है। तो कार्रवाई मैं तब से कर ही रहा हूँ और सारे ही लोग जानते हैं। यहाँ पैदा हुआ हूँ लखनऊ में पढ़ा हूँ। कॉल्विन से मैंने इंटरमीडिएट किया है। तो लखनऊ तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। लखनऊ मेरा जन्म स्थान भी है। मेरे पिताजी भी लखनऊ में थे, वो भी यहाँ बहुत लंबे समय तक तैनात रहे। कि आपकी जो पत्नी है वो यहाँ पे आईजी रेंज हैं, इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने भी सवाल खड़े किए हैं उसके ऊपर कि अब कैसे यहाँ पर हो सकता है, इसको लेकर के। नहीं, इस पे मैं क्या कहूँगा, मुझे लगता नहीं है कि सरोजनी नगर उनके एरिया में है। वो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में। तो इसमें क्या, जब कमिश्नरेट का पार्ट है तो उनसे क्या लेना देना? विरोधी दल तो आरोप लगा ही रहे हैं कि इससे पक्षपात। तो आरोप हर चीज का लगाएंगे विरोध। चुनाव के मैदान में राजनीति
पार्टियां उन्हीं उम्मीदवारों पर दांव लगाती हैं जिनके जीतने की सबसे ज्यादा उम्मीद हो, फिर चाहे वो पुराने नेता हो या पूर्व ब्यूरोक्रेट्स। इस बार पंजाब में सबसे ज्यादा पूर्व आईपीएस, आईएएस और पूर्व सरकारी बाबू अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से कुछ अधिकारी रिटायर हुए हैं और कुछ ने राजनीति में आने के लिए रिटायरमेंट लिया है। हाई प्रोफाइल अमृतसर ईस्ट सीट से बीजेपी ने डॉक्टर जगमोहन सिंह राजू को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने हाल ही में तमिलनाडु में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से इस्तीफा दिया। मालवा में बीजेपी ने गिल विधानसभा सीट से पंजाब काडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसआर लधर को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने रोपड़ से पूर्व आईपीएस अधिकारी और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को टिकट दिया है। उन्होंने अप्रैल 1981 में भिंडरावाला को गिरफ्तार किया था। पूर्व आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह आईजी पद से इस्तीफा देकर अमृतसर नॉर्थ सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी ने जंडियाला सीट से 2012 बैच के पीसीएस अधिकारी हरभजन सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस लिया है। फगवाड़ा सीट से पूर्व आईएएस अफसर बलविंदर सिंह धालीवाल एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने उन पर दूसरी बार भरोसा किया है। वो सामाजिक सुरक्षा विभाग में डायरेक्टर पद पर रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी ने चमकौर साहिब सीट से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ पूर्व आईपीएस हरमोहन सिंह संधू को खड़ा किया है। शिरोमणि अकाली दल भी पीछे नहीं है। उन्होंने जगरांव से पूर्व पीसीएस अफसर एसआर कलेर को फिर से मैदान में उतारा है। पंजाब चुनाव की दिलचस्प बात यह है कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स को टिकट नहीं दिया हो। हालांकि ऐसा हर चुनाव में होता है, लेकिन इक्का दुक्का अफसरों को छोड़कर ज्यादा अफसरों को राजनीति के मैदान में मुंह की ही खानी पड़ती है। पंजाब के पूर्व डीजीपी पीएस गिल, पूर्व थल सेनाध्यक्ष ऐसे अधिकारी रहे हैं जो अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद विधानसभा की सीढ़ियां नहीं चढ़ सके। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, सियासत का पारा इतना हाई होता जा रहा है, इतनी सर्दी में भी सियासत का थर्मोमीटर टूटने की कगार पर नजर आ रहा है। नेताओं के जहर बुझे बयान इन दिनों यूपी में हॉट टॉपिक बने हुए हैं। कोई कह रहा है 10 मार्च के बाद गर्मी निकाल देंगे, कोई कह रहा है चर्बी उतार देंगे, और इन भड़कीले बयानों के बीच जनता के मुद्दों को आग लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा चढ़ा तो सियासी गर्मी बढ़ने लगी। किसी का खून खौल रहा है तो किसी के पसीने छूट रहे हैं। एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। फरवरी की शुरुआत में सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही वोट का तवा भी तमतमा रहा है। नेताओं के जुबान की तासीर बता रही है कि यूपी की चुनावी गर्मी पूरे शबाब पर है। ये वो धमकी किसको दे रहे हैं? ये क्षेत्र को जानते ही नहीं है। यहाँ हम जितना हमें धमकाएंगे और डराने की कोशिश करेंगे उतने हमें ताकत बढ़ेगी। ये तो अनुमान है। यहाँ आप इन्हें और भड़का के जा रहे हो। तो ये तो पहले ही गर्म थे और आपने और गर्म कर दिए, और इस गर्मी का लाभ हमें मिलेगा और ये गर्मी उनको सत्ता से बाहर करेगी। सोशल मीडिया में अपने हिट हुए गर्मी वाले डायलॉग को आज एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने दोहराया तो उधर जयंत चौधरी चर्बी उतारने की बात करने लगे। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी,
मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई है। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। सियासत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, सियासत जयंत चौधरी और जाट वोट बैंक की है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 2 लड़कों के पुराने फ्लॉप फॉर्मूले की याद दिलाई, तो अखिलेश ने अपनी जोड़ी को सुपरहिट बताया। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। जब से हमारी और जयंत चौधरी जी की केमिस्ट्री बेहतर हुई है, और केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन, और जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, उनका राजनीतिक पलायन उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। ये भाईचारा का चुनाव होने जा रहा है। सब एकता पसंद कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब को पसंद कर रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धियां न बतानी पड़ जाएं, इसलिए जानबूझ करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुद्दा दंगों का है, पलायन का है, अपराध का है। यहाँ सियासत ध्रुवीकरण की है, तुष्टीकरण की है, जिस पर जंग अब आर पार की हो चुकी है। मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहा था, उनके खून से रंगी हुई टोपी है, राम भक्तों के खून से सनी हुई टोपी है। इसलिए लोगों को अलर्ट कर देने की आवश्यकता है। इसका मतलब दंगा, इसका मतलब पेशेवर माफिया, और इसका मतलब अवसरवादिता। जहां चुनाव होने जा रहा है, ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसलिए मैं कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स को हटाना चाहते हैं। जो नकारात्मक सोच से राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें हटाना चाहते हैं। किसी को तमंचा नजर आ रहा है तो किसी को तोप। यहाँ सियासत में जिन्ना है, पाकिस्तान है, हिंदू मुसलमान है। तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी, और हम यहीं पे डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना, और जब भारत की सीमा पे गरजेगी तो पाकिस्तान के छक्के उसी में छूट जाएंगे। जो नौजवान साथ मिलके आए हैं एक संदेश देने। जिन्ना, औरंगजेब, पाकिस्तान के मुद्दों पे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बहुत भारी शिकस्त मिलने वाली है, और नौजवान और किसान की जीत होने वाली है। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, जुबानी जंग तेज होती जा रही है, सियासी शोले भड़क रहे हैं। आज तक ब्यूरो। उधर संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर आज एंग्री यंग मैन वाली भूमिका में दिखाई दिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग ले रहे थे। आज लोकसभा में सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। अर्थव्यवस्था से लेकर बेरोजगारी तक, गरीबी से लेकर चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर सरकार की नीति पर राहुल गांधी ने डायरेक्ट अटैक किया। The idea of a king, which the Congress removed in 1947. We smashed that idea of a king. Now that idea of a king has come back. That there is a king, a Shahin Shah, a ruler of rulers, a master of masters. What is happening is that the instruments of the conversation between our states, the instruments of the conversation between our peoples, what we call the institutions of our country, are being attacked and captured by one idea. Presidential address में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था, और पूरे हिंदुस्तान में आज
हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो। और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। आपने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर जो रोजगार हमें, हमारे युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और जो था वो गायब हो गया। क्योंकि आपने भी अपने भाषणों में रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा। कितना रोजगार पैदा किया गया है, किस प्रकार किया गया है, उसके बारे में आपने नहीं बोला। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। इस गरीब हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। बात समझिए, 10 लोगों के पास 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है, 10 लोगों के पास। ये कैसे हुआ? ये आपने किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। और तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं, प्रधानमंत्री जी को आपको सुझाव देता हूं, ये जो दो आप हिंदुस्तान आप बना रहे हैं, इन दो हिंदुस्तानों को जोड़ने का काम जल्दी से शुरू कीजिए। आपने असंगठित सेक्टर को खत्म कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, सारे के सारे जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस हैं उनको आपने बंद कर दिया। बोलने दीजिए, सारे के सारे जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है आपने उसको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। अगर आप उनकी मदद करते, और अगर आप उनकी मदद करते, उनको सपोर्ट देते, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तैयार हो सकता था। मगर जो लोग आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना सकते थे उनको आपने खत्म कर दिया। तो आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? मेड इन इंडिया वाले स्मॉल मीडियम वाले हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया वाले कौन हैं? असंगठित लोग हैं, उनको आपने खत्म कर दिया, हटा दिया, परे कर दिया। मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है। अरे भाई, मेड इन इंडिया करने के लिए स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को ही बड़ा करना पड़ेगा। वैसे तो राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष की ओर से कई सांसद उस समय हंसते हुए, ठहाके लगाते हुए देखे जा सकते थे। बीजेपी अक्सर ये कहती है कि वो राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन जब भी राहुल गांधी सरकार को लेकर कुछ बोलते हैं तो बीजेपी के नेता बिना बोले, बिना जवाब दिए नहीं रहते हैं। क्या इन आरोपों का जवाब दिया गया है राहुल गांधी की बातों पर? आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी स्वयं एक कंफ्यूज्ड आदमी है। ही इज ए कंफ्यूज्ड लीडर, एंड जो कंफ्यूज होता है वो सहज रूप से ऐसे ही बात बोलेंगे। उन्होंने कहा भारत एक देश ही नहीं है, बार बार उन्होंने ये कहा। और जिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए उन्होंने बात कर रहे थे, ये उद्योगपति बीजेपी कालखंड में थोड़ी हुए हैं जी। और ये क्या बता रहे थे? चाइनाज विजन इज वेरी क्लियर। चीना सपोर्ट करने के लिए आए हैं क्या आप? आज एक बार फिर संसद में इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का शोर सुनाई दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने पेगासस के जरिए देश के लोगों की जासूसी करवाई। राहुल गांधी के इस आरोप के बाद बीजेपी ने संसद की नियमावली का हवाला देते हुए कहा कि पेगासस का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसीलिए इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। सबसे पहले आप राहुल गांधी का बयान सुनिए। The judiciary, the election commission, Pegasus, these are all instruments of destroying the voice of the Union of States. When you apply Pegasus on an Indian politician, when the Prime Minister personally goes to Israel
and authorizes the use of Pegasus in India. He is attacking the people of Tamil Nadu. He's attacking the people of Assam. He's attacking the people of Kerala. He's attacking the people of Bengal. Point of order. 52-1. 352-1. Speaker sir, 352-1 कहता है कि a member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग है सर, और यदि इनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, कोर्ट पर विश्वास है, तो ये अपना फोन जो है जमा करें, पहले ये शामिल हो सर, ये पहले उसके इंक्वायरी में शामिल हो, क्योंकि इनका नाम भी पेगासस में है, सो कॉल्ड ये जो कह रहे हैं, इसीलिए ये पेगासस का नाम नहीं ले सकते सर, ये कोऑपरेट नहीं कर